हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी किए होंगे। देखिए, आज से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई है। हाई स्कूल का आज सुबह में हिंदी है, इंटर का भी शाम को हिंदी है। तो देखिए, ये बोर्ड जो पेपर होता है, मालूम है दो दो टीचर की ड्यूटी की कर दो दो टीचर ड्यूटी करते हैं हर क्लास में। तो नकल तो समझिए आप छोड़ ही दीजिए कि नकल होगा, कहीं भी किसी प्रकार का नकल नहीं होता। आप बोर्ड में हम भी ड्यूटी किए हैं, अच्छे से जो है टाइट सबका निरीक्षक रहते हैं, यहाँ तक कि हिलने डुलने नहीं देते हैं। मतलब सीधे स्ट्रेट कहते हैं, सीधे खड़ा रहिए और जहाँ बैठे हैं वहीं अच्छे से एकदम बैठे रहिए। यहाँ तक कि पेन अगर गिर जाता है तो कहते हैं पेन ना उठाइए, बैठे रहिए अपनी सीट पे, वो खुद अपने उठा देते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं बहुत टाइट हो गई है। ऑनलाइन की सुविधा है, हर जगह देखते हैं, तमाम अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं। पुलिस की ड्यूटी भी लगी रहती है हर एक स्कूल में जहां सेंटर बनता है। तो पेपर ऊपर लीक होने का कोई संभावना भी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना पढ़ाई के आप ये कहिए कि हाई स्कूल इंटर निकालने तो बहुत मुश्किल है इस समय। तो आइए मैं आज बताऊंगा आपको। मैं साइंस में कुछ बताया भी था, एक लेक्चर बताया था सब अच्छे से कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है। उसके बाद में बताया था कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसी के साथ मैं आज बताऊंगा आपको कि समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। आप सब रोज शीशा देखते होंगे। समतल दर्पण मतलब जो मिरर होता है, दर्पण जो शीशा होता है, तो उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो रोज आप सब सुबह बिना आईना देखे, बिना जो है मतलब शीशा देखे निकलते नहीं होंगे। तो पता करते हैं कि आखिर में उसमें कैसे प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई हम समतल दर्पण लिए हैं, ये M1 M2 क्या है, कोई समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण द्वारा हमें ये जो बिंदु वस्तु है, ये वस्तु, ये क्या है, वो एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब देखना है इस दर्पण में। तो ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब हमें देखना है समतल दर्पण के द्वारा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये बिंदु वस्तु है, यहाँ से एक किरण आ रही है OA, एक किरण क्या आ रही है OA। ये जो किरण है ये आपतित किरण है, मतलब ये समतल दर्पण पे क्या हो रही है, गिर रही है, आपतित किरण है। आपतित किरण है जो कि दर्पण पर क्या है, ये समतल दर्पण है, इस पर लंबवत है, 90 डिग्री है, मतलब स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण होगा, आपतन जो कोण है, आपतन कोण वो I=0 है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मतलब किरण है, आपतित जो किरण हो रही है OA, यह स्वयं ही दर्पण पर अभिलंबवत है। तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण जो बनता है, आपतन कोण हम बताया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। तो इसमें आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि I=0 है। इसी कंडीशन में एक किरण तो OA आया जो कि दर्पण पे अभिलंबवत गिरा, इस कंडीशन में आपतन कोण I हो गया, और दूसरी किरण OB जा रही है। ये बिंदु वस्तु से जाने वाली किरण, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है इस दर्पण के थ्रू, समतल दर्पण के थ्रू। एक किरण तो OA आया जो कि दर्पण पर अभिलंबवत गिरा, इससे आपतन कोण I=0 हुआ, और दूसरी किरण ये देखिए, ये हुआ, ये भी आपतित हुआ है इस दर्पण पर, आपतित किरण, ये भी जो है दर्पण पर क्या हुआ, आपतित हुआ। आपतित होने के बाद जो है इसका अधिकांश देखिए OB आया यहाँ पर दर्पण पर गिरा, और हम परावर्तन के नियम में बताया है कि जब कोई मतलब किरण जो है किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरती है, जो दर्पण है वो पालिशदार या चिकना तल है, तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित किरण है, तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। तो और ये जो अभिलंब है, जिस पॉइंट पे गिरता है कोई भी किरण, उसको हम मतलब आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु से जो खींचा गया ये लंब, खींची गई जो लाइन होती है, इसको अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है, अभिलंब। तो ध्यान दीजिए, ये जो मतलब किरण आया है वो भी जो आपतित हुआ है, यह इस जो है अभिलंब से I आपतन कोण पर गिरा है और परावर्तित होकर R मतलब परावर्तन कोण से निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक जो किरण OA आया था वो दर्पण पे अभिलंबवत गिरा,
तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण किसी दर्पण पर लंबवत गिरती है तो वह जो है अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये जो किरण है OA जब दर्पण पर अभिलंबवत गिरी है तो वह अपने ही मार्ग पर वैसे वापस लौट के AC दिशा में चली जाती है, AC दिशा में। तो इस कंडीशन में जब AC दिशा में चली जाएगी तो ये जो है परावर्तित किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। और परावर्तित किरण होने की वजह से यहाँ पर जो R बराबर होगा 0 होगा, मतलब परावर्तन कोण। तो एक परावर्तित किरण AC हो गया और दूसरा परावर्तित किरण है BC, वह BD है। BD है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में जो परावर्तन कोण R बराबर R है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो AC एक परावर्तित किरण है और एक जो BD परावर्तित किरण है, ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। ये AC परावर्तित किरण इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे BD परावर्तित किरण इसे आपस में इधर बढ़ा दीजिए, इधर कितना भी बढ़ाइए आप आगे, इसको भी कितना ऊपर बढ़ाइए, तो कहीं मिलेंगे नहीं ना। लेकिन हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो AC जो परावर्तित किरण है इसको हम पीछे से डॉट 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 करके इसे बढ़ाते हैं ऐसे, और ऐसे जो BD परावर्तित किरण है इसको भी ऐसे हम पीछे करके धीरे धीरे डॉट डॉट करके क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि यह दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I पर काटती हैं, जहां बिंदु O का जो है एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि ये जो किरणें आ रही हैं परावर्तित किरणें, ये आभास होते हुए आ रही हैं, मतलब डॉट 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 कल्पना कर रहे हैं कि ये जो है बिंदु I से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु वस्तु O है उसका प्रतिबिंब जो है I पर बनता है, जो कि क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण है, दर्पण के सामने तो वस्तु, इसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, और दर्पण के लंबवत बन रहा है। दर्पण के लंबवत बन रहा है कि 90 डिग्री पे, दर्पण के लंबवत बनता है और सीधा बनता है। ये प्रतिबिंब बना है कैसा है, सीधा है और आभासी। जब सीधा रहता है तो आभासी है, मतलब आभास होते हुए तो प्रतिबिंब बना है, आभासी है, सीधा है और वस्तु के ही बराबर बनेगा। आप सब देखते ही हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो सीधा रहता है, आभासी रहता है, और वस्तु जितना आप बड़ा रहेंगे उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए हम बताते हैं, अब इसमें कुछ लिखवा दे रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम कह सकते हैं कि कोई समतल दर्पण है अमोनियम 2, तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के लंबवत बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पे वस्तु रखी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट और है कि मान लीजिए कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति की ऊंचाई मान लीजिए अगर 150 सेंटीमीटर है तो उसका पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो उसका आधा होनी चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति मान लो 150 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है तो उसका जो है प्रतिबिंब अगर हमें देखना हो दर्पण में, तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वह उस व्यक्ति की लंबाई का क्या होनी चाहिए, आधा होनी चाहिए, तब अच्छे से हमें
दिखेगा। और मान लीजिए तमाम जो है न्यूमेरिकल मैं इससे रिलेटेड बताने जा रहा हूँ, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं कुछ सवाल जो है इस पर बताऊंगा। देखिए बच्चों, आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है समतल दर्पण से रिलेटेड। जो मैं बताया इससे पहले कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे कितने दूरी पे बनता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो उसका समतल दर्पण से कितने दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। या कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो उसका जो है मतलब प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण कितना मतलब ऊंचा होना चाहिए। या कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण के सामने जो है बी वेग से आ रहा है या किसी वेग से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा या दिखेगा। या कोई व्यक्ति जो है समतल दर्पण से किसी वेग से भाग रहा है, दूर हट रहा है, तो उसका प्रतिबिंब दूर जाते हुए किस वेग से दिखेगा। तो आइए इन सभी मतलब सवालों का जवाब ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ इसमें आप सबको मिल जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो है एक नोट है, उसे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव में हाई स्कूल में आ सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई समतल दर्पण है, अगर वह कितनी भी मतलब जो है उसके सामने कितने भी दूर कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है जितना बड़ा वो रहेगा उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जितनी उसकी लंबाई होगी, जितना बड़ा वो रहेगा उतने ही बड़ा का प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में बनेगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि चूंकि समतल दर्पण जो है से बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण क्या करता है, हम बताएंगे पहले भी कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के ही बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कभी ऐसा फील किए हैं कि आप मान लीजिए जो है 5 फुट के हैं और आपका शीशे में 10 फुट दिखेगा नहीं ना, जितने बड़ा आप रहेंगे उतने बड़ा दिखता है। तो वही कह रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम न्यूनतम मतलब कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। इससे पहले मैं बताया हूं कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई मान लीजिए 170 सेंटीमीटर है, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम उससे आधे मतलब ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण की न्यूनतम मतलब कम से कम न्यूनतम ऊंचाई बराबर हो जाएगा, न्यूनतम जो ऊंचाई हो जाएगा वो व्यक्ति की ऊंचाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा मतलब बटे 2 कर दीजिए। अब व्यक्ति की ऊंचाई कितना है, 170 सेंटीमीटर बटे आधा मतलब 2 8 16 2 पंचे 10 तो 85 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि अगर हमें 170 सेंटीमीटर का कोई व्यक्ति है ऊंचाई का, तो उसका प्रतिबिंब अच्छे से देखने के लिए समतल दर्पण में कम से कम समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर, मतलब उसी का आधा होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आ सकता है पेपर में। कह रहा है कि एक बच्चा है जो समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। देखिए कोई बच्चा है, उसका जो है
कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए वो समतल दर्पण के सामने खड़ा है और अगर वह जो है उसका प्रतिबिंब जो है, मतलब बच्चे का जो प्रतिबिंब है वो 60 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। जैसे मैं यहाँ हूँ मान लीजिए, और दर्पण हमसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, और मेरा प्रतिबिंब जो है मैं जहाँ हूँ वहाँ से मेरा प्रतिबिंब जो है 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो समतल दर्पण से कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है इसमें मेजर, देखिए क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करिए। कह रहा है कि उस बच्चे का जो प्रतिबिंब है वह जो है 60 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। मतलब ये देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति जहां, मतलब जो बच्चा जहां खड़ा है वहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बीच में जो समतल दर्पण होगा वह जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, तभी तो 30 सेंटीमीटर के पीछे जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक कोई बच्चा है जो समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है तो बच्चे की जो समतल दर्पण से दूरी होगी वह 60 की आधी मतलब 30 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चे की समतल दर्पण से जो दूरी होगी वह जो है 60 का आधा मतलब 60 सेंटीमीटर का आधा मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। मतलब जो बच्चा है वह 30 सेंटीमीटर दूरी पे होगा समतल दर्पण से, तभी तो उसका 30 सेंटीमीटर पीछे जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है दर्पण से कितने दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, तब इसका जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पीछे प्रतिबिंब बनता है। तब पूरा टोटल 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बच्चे से लेके उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? हम बताए हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह समतल दर्पण की ओर किसी वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है उसके दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा मतलब समतल दर्पण होता है। कभी आप चेक कर सकते हैं दौड़कर, समतल दर्पण की ओर दौड़िए तो आप देखेंगे कि अगर आप 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं समतल दर्पण की ओर, तो आपका प्रतिबिंब उसके दुगने वेग मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात 2 गुणे 5 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ क्या होगा प्रतीत, अर्थात 2 गुणे 5 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ क्या होगा प्रतीत होगा। बस मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।